हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और वो है हमारा फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट, जो है हमारा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ठीक है दोस्तों, सो आइए पहले फटाफट से ना ये पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझ लेते हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स को ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और उनको बहुत डर भी लगता है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से। बट हम लोग इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, बट इसके लिए आपको बहुत पेशेंटली ध्यान से वीडियो को आराम 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 से सुनना। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेरे साथ लिखते रहना। ठीक है, और जहां पे भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है ना, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, थोड़ा सोचना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और उसके बेसिस पे जजमेंट लेके आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। ठीक है, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस पर्टिकुलर रेट्स में। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, पहले पूरा कंसेप्ट, उसके एग्जांपल्स, और फिर हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का ये क्वेश्चन ले लेंगे जो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा वो स्टडी मॉड्यूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको स्किप भी किया होगा, बट इस बार आपको स्किप करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से एक जिस्ट ले लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या सीखा था। सो फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्टिकुलर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका डेस्टिनी क्या है, उसका डेस्टिनी, उसका फेट क्या है कि भाई वो डिलीवर हो जाता है ऑन द ड्यू डेट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे 3 महीने के बाद डॉलर आने वाले, तो मैं क्या करता हूं, वो डॉलर लेके है ना, मैं जाता हूं लेट्स से फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में, और मैं एचडीएफसी बैंक में जाके बोलता हूं कि भाई मैं 3 महीने के बाद आपके पास आऊंगा, मैं 1 लाख डॉलर बेचूंगा, और 1 लाख डॉलर के सामने आप मुझे इतने रुपए देना। ठीक है, तो ये फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया। ओके, कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता हूँ, ऑनर करता हूँ। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कैसे करूंगा कि भाई जो भी मेरा 1 लाख डॉलर है, 1 लाख डॉलर लेके जाओ, 3 महीने के बाद ड्यू डेट पे 1 लाख डॉलर दो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट रेट आ गया उससे मैं मेरे रुपए लेके वापस घर पे आ जाऊं। सो आइडियल सिचुएशन तो ये होता है कि भाई डिलीवरी होता है ऑन द ड्यू डेट, तो उसमें कोई भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, वो तो एक्सपेक्टेड है, राइट। बट फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर द ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ, डिलीवरी बिफोर द ड्यू डेट। तो डिलीवरी बिफोर द ड्यू डेट का मतलब ये हुआ कि भाई ड्यू डेट है फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद, बट अगर मुझे पेमेंट आ गया 2 महीने के बाद, तो मैं 2 महीने के बाद क्या करने जाऊंगा, तो मैं एचडीएफसी बैंक के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई एक काम करना, ये ले 1 लाख डॉलर, और मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट रेट के हिसाब से पेमेंट कर दे। तो बोलते हैं भाई तू तो बहुत जल्दी आ गया, ड्यू डेट था 3 महीने का, तू तो एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ आ गया। बोला कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी है चार्जेस बार्जेस मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, बट एक बार है ना हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द डिलीवरी डेट हम लोग इसको सेटल कर देते, इसको ऑनर कर देते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी बिफोर द ड्यू डेट। फिर आता है कैंसिलेशन ऑन द ड्यू डेट। तो कैंसिलेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई ड्यू डेट का समय आ चुका है, और मैं जाता हूं ऑन द ड्यू डेट बैंक के पास एक बुरी खबर लेकर, और मैं बोलता हूं कि सर मैं ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर सकता, आप इसको कैंसिल कर दो। तो बैंक बोलती है ठीक है भाई, जो भी कैंसिलेशन चार्जेस है, वो कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह जो भी प्रॉफिट या गेन होगा हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, या फिर आपसे पैसे ले लेंगे और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं ऑन द ड्यू डेट। और बिफोर द ड्यू डेट का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं ड्यू डेट के पहले ही चले जाता हूं, और मैं बोल देता हूं कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं ऑनर नहीं कर पाऊंगा, वेदर इट कम्स टू गिविंग द डॉलर्स और टेकिंग द डॉलर्स, बट बिफोर द ड्यू डेट में चले जाता हूं और मैं बोल देता हूं यार, या फिर वो सप्लायर या जो भी कस्टमर था वो बैंकरप्ट हो चुका है, या फिर मुझे उसको पेमेंट नहीं करना है, उसका माल वापस दे दिया, वॉट एवर। सो ऑन दैट पर्टिकुलर केस बिफोर द ड्यू डेट मैं क्या बोलता हूं कि भाई चलो ना ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम इधर का इधर ही कैंसिल कर देते हैं। सो दैट इज कैंसिलेशन बिफोर द ड्यू डेट। और फिर आता है दोस्तों एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि भाई मैं या फिर ड्यू डेट पे जाके ऐसा बोलता हूँ कि भाई 1 महीने का और टाइम दे दो आप। सो 1 महीने का और टाइम दे दो, क्योंकि जो मेरा कस्टमर जहां से डॉलर्स आने वाले थे वो 1 महीना लेट पेमेंट करेगा, या फिर मुझे किसी सप्लायर को 1 महीना लेट पेमेंट करना है, मैं ड्यू डेट पे आ चुका हूं, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट को 1 महीने तक एक्सटेंड कर लो। तो बैंक सबसे पहले क्या करेगी, उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी, और फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एक नए रेट पे इश्यू करेगी, राइट। एंड द सेम थिंग हैपेंस बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो बिफोर द ड्यू डेट में भी अगर एक्सटेंशन होता है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और फिर हम लोग उस चीज को एक्सटेंड कर लेते हैं। सो ये सारा बेसिक चीजें थी जो हम लोग ने ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट कर दिया है। ओके, अभी दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑटोमेटिक कैंसिलेशन क्या होता है और ये कंसेप्ट कैसे अराइज होता है। ठीक है, तो इसको बराबर ध्यान से समझना, बिकॉज ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का एक पूरा प्रोसेस है जो फेडाई रूल्स के बेसिस पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। ओके, पहले है ना पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या होता है कि भाई देयर इज अ पर्टिकुलर कस्टमर ए। ठीक है,
और ए ने क्या किया है, तो ए ने ऐसा बोला है कि भाई बी को कि मैं ना आपको गुड्स दूंगा, ठीक है, और बी को बोला है कि भाई तुम है ना मुझे डॉलर्स दे देना, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अपना ए किधर है, इंडिया में, बी किधर है, यूएस में। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क किसका है, तो फिर ए का है, बी का कुछ भी नहीं है। क्यों? बिकॉज डॉलर 1 लाख जो है वो आपको मिलने वाले लेट्स से आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने के बाद आप लोग को $1 लाख मिलेगा। नाउ मान लो फॉर एग्जांपल आपका स्पॉट रेट चल रहा है, आपका स्पॉट रेट चल रहा है कि भाई $1 इज इक्वल टू रुपीज लेट्स से 9091, ओके, और आपका 3 मंथ फॉरवर्ड रेट चल रहा है, मान लीजिए $1 इज इक्वल टू रुपीज 9192, ओके, ये आपका बिड रेट है, ये आपका आस्क रेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज हम लोग बात कर रहे हैं 1 अप्रैल की, जब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ था, और मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट, ये पेमेंट जो है आपको 30 जून को आने वाला था, ठीक है, 30 जून को आपको आ जाने वाला। नाउ 30 जून को आ जाता, आपको वहां पे कहानी खत्म हो जाती और सब कुछ आपका एकदम क्लियरली कंप्लीट हो जाता, ओके। और आप क्या करोगे कि भाई 1 अप्रैल को ही है ना, 3 मंथ्स फॉरवर्ड, 3 मंथ्स फॉरवर्ड का आपके पास एक कोट अवेलेबल है जिसमें आपके पास बिड है 91, आपके पास आस्क है 92 रुपीज, ओके। सो मिस्टर ए क्या करेगा, उसको तो डर लग रहा है कि भाई 3 महीने के बाद डॉलर रुपी में क्या हो जाएगा, भाई रुपी डॉलर कोट क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो टू हेज हिमसेल्फ वो क्या करता है, वो एचडीएफसी बैंक के पास जाता है और एचडीएफसी बैंक को बोलता है कि भाई देख एज ऑन 1 अप्रैल क्या रेट से तेरे पास, तो बोलता है देखो ये हमारे स्पॉट रेट है, ये हमारे 3 मंथ फॉरवर्ड रेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 30 जून को। मैंने बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी 30 जून को मुझे $1 लाख मिलने वाला है, तो मेरे लिए बराबर बैठता है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के बाद मैं आपके पास आऊंगा $1 लाख लेके। तो इन दैट पर्टिकुलर केस विच रेट विल बी एप्लीकेबल टू कस्टमर ए, कस्टमर ए को कौन सा रेट अप्लाई होगा, तो वो डॉलर बेच रहा है, तो अगर वो डॉलर बेच रहा है तो उसके लिए बिड रेट अप्लाई होगा। सो इन दैट पर्टिकुलर केस उसकी कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या बनेगी, सो कहना है उसकी कॉन्ट्रैक्ट रेट कुछ इस तरीके से बनेगी कि कॉन्ट्रैक्ट रेट विल बी फॉर $1 रुपीज 91, ठीक है, जिसको हम लोग बिड रेट बोलते हैं, ओके। द रेट एट विच बैंक इज गोइंग टू परचेज द डॉलर फ्रॉम दैट कस्टमर और द रेट एट विच द कस्टमर इज गोइंग टू सेल द डॉलर टू द बैंक, उसको हम लोग बिड रेट बोलते हैं, बराबर है। तो बिड रेट अप्लाई होगा, $1 इज टू रुपीज 91, ये वाली रेट अप्लाई होगी। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम लोग डॉलर 1 लाख देंगे और हमें एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारा 91 लाख रुपीज का इनफ्लो आ जाएगा, चाहे फिर 3 महीने के बाद कोई भी स्पॉट रेट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को हेज कर लिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, और हमें $1 के सामने 91 रुपीज मिलेगा और टोटल अपना 91 लाख का रुपी इनफ्लो होने वाला है। तो मिस्टर ए ने ये सोचा हुआ है, ओके, और वो एचडीएफसी बैंक के पास गया, उसने ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किया। अभी मिस्टर ए जो है जैसे ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने घर पे जाके शांति से सो जाएगा, बिकॉज उसको पता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हेज हो चुका है, ओके। मिस्टर ए कौन है, तो मिस्टर ए अपने एग्जांपल में ये एक्सपोर्टर है, ओके। अभी जो अपना एचडीएफसी बैंक है ना, वो भी बहुत स्मार्ट है। एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है कि भाई मैं भी है ना एक 1 अप्रैल को है ना अपने आप को किधर कवर करके रखता हूँ, मैं भी अपने आप को किधर कवर करके रखता हूँ। सो कवर करना मतलब क्या हुआ कि भाई एचडीएफसी बैंक ऐसे सोचता है कि देख भाई ये है ना, वो एचडीएफसी बैंक को डॉलर देगा, बराबर है, क्योंकि ए एक्सपोर्टर है, तो उसको बी से आने वाला है डॉलर, तो जैसे उसको बी से डॉलर आएगा, ए क्या करेगा, वो एचडीएफसी बैंक को ये डॉलर दे देगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक बोल रहा है अभी 1 अप्रैल को ही मैंने ये रेट तो कोट कर लिया, विच इज नथिंग बट व्हाट रुपीज 91, बट इन दिस पर्टिकुलर केस एचडीएफसी बैंक बोलेगा मैं इस डॉलर 1 लाख का करूंगा क्या, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को कवर करके रखता है इंटर बैंक मार्केट में, मतलब एक एसबीआई के साथ वो और एक कवर पोजीशन ले लेता है, कि जिसमें वो एसबीआई को बोलता है कि सुन भाई मैं भी 1 अप्रैल को तेरे को $1 बेचूंगा, ओके, और तू मुझे कितना रुपए देगा, तो फॉर एग्जाम्पल एसबीआई बोलता है कि भाई मैं तेरे को $1 के सामने मैं तेरे को दे दूंगा 92 रुपीज, ओके। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये मेरा कवर रेट हो गया, क्या हो गया, कवर रेट, मैंने इस पर्टिकुलर रेट पे है ना मैंने कवर कर लिया अपना पोजीशन। नाउ एचडीएफसी बैंक इस हालात में बहुत खुश है, क्यों खुश है, बिकॉज उसने क्या कमिट किया था मिस्टर ए को कि भाई वो $1 उसको, मतलब उससे $1 खरीदेगा और उसको देने वाला है रुपीज 91, बराबर है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट रेट है। एंड एट द सेम टाइम उसने अपने आप को कवर कितने में करके रखा है, तो 92 में, मतलब जो मिस्टर ए से $1 खरीदेगा
91 रुपीज में, वही सामने हाथों हाथ एसबीआई को बेच देगा एट ₹92। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एचडीएफसी बैंक ये पूरा गेम किसके लिए खेल रहा है? कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और क्या प्रॉफिट होगा कि भाई साहब, अगर मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं, सिर्फ एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करता हूं, तो वो डॉलर खरीदेगा, बाय फ्रॉम मिस्टर ए, वो डॉलर खरीदेगा एट $1 इज इक्वल टू ₹91। और मैं एचडीएफसी बैंक के परस्पेक्टिव बोल रहा हूं, मैं मिस्टर ए के परस्पेक्टिव नहीं बोल रहा हूं, मैं एचडीएफसी बैंक के परस्पेक्टिव बोल रहा हूं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के सीएफओ, तो आप क्या सोचोगे कि भाई हम लोग $1 खरीद रहे मिस्टर ए से 91 रुपीज में, और वही डॉलर हम लोग बेच रहे सेल टू एसबीआई फॉर $1 इज इक्वल टू ₹92। मतलब एचडीएफसी बैंक क्या बोलते हैं कि भाई $1 पे मुझे ₹1 का प्रॉफिट होगा, $1 लाख का ट्रांजैक्शन होगा, तो हाथों हाथ मैं जब भी ड्यू डेट आएगा तब मैं ₹1 लाख कमा लूंगा। ठीक है, ऐसा एचडीएफसी बैंक सोच के बैठा है। ओके, सो ये एचडीएफसी बैंक का ट्रांजैक्शन है। ओके, मुझे अभी फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है, बट क्या एचडीएफसी बैंक अपने आप को कवर कर सकता है इन द इंटरबैंक मार्केट? कम ऑन, यस और नो? यस सर। ओके, मैं एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, सेम वे मैं आपको इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा। ठीक है, बट आप सोचिए कि जब भी मैं फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको सिखा रहा हूं, तभी मैंने आपको क्या बोला था? थिंक फ्रॉम द बैंक्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि बैंक जो है वो कैंसिलेशन चार्जेस को डिसाइड करती है, जो कस्टमर को देना पड़ता है, राइट? सो एक्सटेंशन और वो सब बैंक करती है। तो ये आपको ऐसा समझना है कि जब भी फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कौन हो? आप बैंक हो। तभी आपके दिमाग में पिक्चर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो अभी आप ऐसा सोचिए कि भाई आप एचडीएफसी बैंक हो और आपने एक बाई फॉरवर्ड किया है फ्रॉम ए, और सामने आपने एक सेल फॉरवर्ड किया है टू एसबीआई। ठीक है, और मिस्टर ए के परस्पेक्टिव सोचोगे तो क्या होगा कि उसने एक सेल फॉरवर्ड किया है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है, और उसने ऐसा बोला है कि भाई मैं $1 लाख आपको सेल करने आऊंगा आज से 3 महीने के बाद फॉर ₹91, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट रेट है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मतलब मिस्टर ए भी फॉरवर्ड करके घर पे आके शांति से सो गया, और एचडीएफसी बैंक ने भी क्या किया? चुपचाप अपने आप पोजीशन को कवर अप कर लिया। कैसे कवर अप कर लिया? तो उसने एक ऑपोजिट पोजीशन ले लिया, और ऑपोजिट पोजीशन लेके कवर करके वो भी चुपचाप बैठ गया एसबीआई के साथ। ठीक है, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अपना 30 जून का ड्यू डेट आ जाता है। ओके, अभी 30 जून का जैसे ड्यू डेट आ गया, तो मिस्टर ए से बहुत सारी उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक बैठा हुआ है, ओके, दुकान खोल के, और एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है कि चल आजा मिस्टर ए, $1 लाख दे दे, मैं तेरे को देता हूं 91 रुपीज। ठीक है, जो हमारा डिसाइडेड था ना, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट था, तुझसे $1 लाख लेके फिर मैं जाऊंगा, बाजू में एसबीआई बैंक है, उसको $1 लाख दूंगा, और उससे 92 रुपीज ले लूंगा, और मैं ₹1 लाख इस दिन पे कमाने वाला हूँ 30 जून को। ठीक है, दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि भाई साहब मिस्टर ए ना आता ही नहीं है, आता ही नहीं। मतलब वो 30 जून को अपीयर ही नहीं होता है। एचडीएफसी बैंक 10 बजे फोन करता है, उठाता ही नहीं है। 11 बजे करता है, 12 बजे करता है, उठाता ही नहीं है। एटलीस्ट वो नहीं आने वाला रहेगा तो व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज तो कर दे कि भाई वी हैव टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। कुछ ना कुछ तो बोल दे, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा है। मिस्टर अपीयर ही नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है। तो एचडीएफसी बैंक परेशान है। क्यों परेशान है? बिकॉज एचडीएफसी बैंक ने ना कुछ कमिटमेंट करी थी एसबीआई के साथ, बेस्ड ऑन कमिटमेंट ऑफ मिस्टर ए, है कि नहीं? उसने क्या सोचा था, एचडीएफसी बैंक ने क्या सोचा था कि भाई ए से जो डॉलर आएंगे ना, वो हम लोग एसबीआई को दे देंगे। तो ये हम लोगों ने कुछ ना कुछ ए के कैलकुलेशन के बेसिस पे एचडीएफसी बैंक ने भी कुछ एसबीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस ए आ ही नहीं रहा है। तो अभी एचडीएफसी बैंक बहुत परेशान है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक को एटलीस्ट एसबीआई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। कम ऑन, यस और नो? ऑफ कोर्स यस। सो एचडीएफसी बैंक परेशान है, वो बोल रहा है कि यार अब मैं करूं तो करूं क्या? क्या तो पूरा का पूरा अभी जो अपना ड्यू डेट था 30 जून का, वो अभी खत्म होने को आया है। ए का कोई अता पता नहीं है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो यहां पे आता है कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ठीक है, और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन है दोस्तों, ये हम लोग करेंगे एज पर फेडाई रूल्स। ओके, और फेडाई रूल 6 के बेसिस पे ना उन लोग ने कुछ स्टेप्स बताए हुए कि आपको ये सारी चीजें करनी है अगर कस्टमर अपीयर ही नहीं होता है तो।
तो सबसे पहला ना फेडाई रूल क्या बोलती है कि देखो भाई, आपको हम एक चीज है ना बोल देते हैं कि अगर 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 कस्टमर अपीयर ही नहीं करता है ना 10 जून को, 30 जून को सॉरी, अगर कस्टमर अपीयर ही नहीं करता है ना 30 जून को, अगर वो आएगा ही नहीं, तो सबसे पहले ना आप इस दिन पे कैंसलेशन नहीं कर सकते। आप इस दिन पे कैंसलेशन नहीं कर सकते। मैं बोला एक तो कस्टमर नहीं है और आप बोलते कैंसलेशन नहीं कर सकते, नहीं आप इस दिन पे कैंसलेशन नहीं कर सकते। आप चाहो ना तो इस दिन पे आप कुछ ना कुछ एक्शंस लोगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो बात बराबर है, बट आपको है ना आपके कस्टमर को 3 दिन का ग्रेस देना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्या बात करो 3 दिन का ग्रेस? तो फेडाई बोलती है यस, मैं एचडीएफसी बैंक हूं, मुझे तो फिर ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो बोलते हैं कि 3 दिन मतलब 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई तक आपको वेट करना पड़ेगा। और 3 जुलाई के दिन पे आपको ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं एचडीएफसी बैंक को ये बोल रहा हूँ कि तो मुझे कैंसिलेशन करना पड़ेगा 3 जुलाई को? बोला हाँ। तो आपको 3 दिन का ग्रेस देना पड़ेगा। तो मैं एज एचडीएफसी बैंक ऐसा सोच रहा हूं कि भाई ये अगर 30 जून आया नहीं, मतलब मुझे सबसे पहले उसको 3 दिन का ग्रेस दो। मतलब वो 1 जुलाई को आएगा फिर भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, 2 जुलाई को आएगा फिर भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, 3 जुलाई को आएगा फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा, बट 3 जुलाई के शाम तक अगर वो नहीं आएगा ना, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिक कैंसिल करना पड़ेगा। तो फेडाई बोलती है जी हाँ, हो सकता है कहीं बाहर घूमने गया हो, शादी है उसकी, कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ गया हो, उसकी सीए फाइनल की एग्जाम है, तो वो नहीं आ सकता। तो 3 जुलाई को वो जैसे ही आएगा ना, तभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है भाई, 3 जुलाई को आएगा तो ठीक है, 3 जुलाई को नहीं आया तो बोला आप ऑटोमेटिक कैंसिल करो। फिर आपको आपको कैंसिलेशन करना है, जैसे आप पहले कैसे कैंसिलेशन करते थे वैसे आपको कैंसिलेशन करना है, बट आप कैंसिलेशन कर सकते हो कभी? 3 जुलाई को। तो 3 जुलाई के स्पॉट रेट के बेसिस पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो। 3 जुलाई को जो भी स्पॉट होगा ना उसके बेसिस। तो इसमें क्या हो जाता है ना कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है ना, तभी मैं मेरे कस्टमर के अकाउंट से पैसा डेबिट कर सकता हूँ, अगर कोई भी कैंसिलेशन चार्जेस होंगे तो। याद है अपना जो फेडाइल, अपना जो 3 सेगमेंट्स थे, डिलीवरी, कैंसिलेशन और एक्सटेंशन। तो अगर आपको याद होगा कैंसिलेशन के टाइम पे कैंसिलेशन चार्जेस होते थे, मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में सिखाया था। तो कैंसिलेशन के चार्जेस का लॉजिक क्या था कि हमें कस्टमर से वो कैंसिलेशन चार्जेस लेने थे, और अगर कैंसिलेशन गेन होता था तो हम ट्रांसफर भी करते थे। याद है आपको एक्सटेंशन और कैंसिलेशन के टाइम पे मैंने आपको सिखाया था कि जो भी कैंसिलेशन हम लोग करने वाले हैं, तो जो भी चार्जेस होंगे कस्टमर से ले लेंगे, या फिर हम लोग जो भी चार्जेस होंगे, मतलब जो भी गेन्स हुआ तो कस्टमर को ट्रांसफर कर लेंगे। फेडाई क्या बोलता है, कैंसिलेशन में चार्जेस अगर होंगे ना तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट जरूर कर लेना, बट कैंसिलेशन में प्रॉफिट्स होंगे ना, वो आप कस्टमर को बिल्कुल मत देना, वो आप अपने पास रखो बस। आप 3 दिन इंतजार भी तो किए ना। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, ओनली इन ऑटोमेटिक कैंसिलेशन आर वी रिक्वायर्ड टू गिव एनी प्रॉफिट्स ऑन कैंसिलेशन टू द कस्टमर, देन द आंसर इज नो। फेडाई बोलता है नहीं, आप कैंसिलेशन में कोई भी प्रॉफिट्स होगा ना, वो आप अपने पास रखिए, हाँ बट चार्जेस होंगे ना वो आप कस्टमर से जरूर ले लीजिए। तो मैं बोलता हूँ चलो ये बढ़िया है, 3 दिन रुकते हैं, कस्टमर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कैंसिल कर लेंगे। और कैंसिल किस रेट पे करेंगे? तो जो उसका स्पॉट रेट होगा 3 जुलाई को, उस रेट पे हम लोग कैंसिलेशन कर लेंगे। और फिर जो भी कैंसिलेशन चार्जेस होंगे, आपको पता है हम लोग रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग कैंसिलेशन कर लेंगे। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस, जो भी कैंसिलेशन करने के बाद लॉस होगा, लॉस बोल देंगे कस्टमर को कि चल दे दे। बट व्हाट इफ 1 जुलाई को आ गया, 2 जुलाई, तो कैंसिलेशन नहीं हो, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन नहीं हो। तो सबसे पहले आपको एक्शन कभी कभी लेनी है, तो आपको एक्शन लेनी है सबसे पहले 3 जुलाई को। ओके, एक तो 3 जुलाई को, और 3 जुलाई को ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, 3 जुलाई तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। तो मैंने फेडाई को बोला चल बात आपकी सही है, बट यार आप हमारा भी तो सोचिए, आप हमारा भी तो सोचिए। तो फेडाई बोलती क्या आपका क्या सोचे? बोला देखो यार, हमने ए के भरोसे ए के भरोसे हमने एसबीआई के साथ एक ट्रांजैक्शन किया था, हमने अपने आप को कवर करके रखा था। अभी ए तो आ ही नहीं रहा है, बट मेरी तो रेपुटेशन है ना एसबीआई के सामने, मेरी तो रेपुटेशन है। एचडीएफसी बैंक ऐसा बोलता है फेडाई को कि मेरी तो रेपुटेशन है। हाँ अगर ए नहीं आया तो क्या हो गया, बट मेरी रेपुटेशन है, तो मेरी रेपुटेशन के बेसिस पे मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा ना यार।
और अभी तो आया नहीं है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता एसबीआई को कि तुम भी 3 दिन रुक जाओ, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप करना पड़ेगा, और जब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप करूंगा तो मेरे भी तो कुछ पैसे आ रहे जा रहे एक्सेट्रा, तो हमारा भी थोड़ा ध्यान रखो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस फेडाई बोलती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 10 जून को 10 यहाँ पे क्या डेट चल रही है, यहाँ पे 30 जून है, यहाँ पे 30 जून को है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी योर स्वैप गेन या लॉस, और हम लोग दूसरा क्या देखेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट। ये दोनों एक्टिविटी है ना हम लोग करेंगे ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, मतलब हम लोग ये वाली चीज करेंगे कभी, हम लोग ये वाली चीज करेंगे कि भाई ऑन 10th ऑफ जून, 10th ऑफ जून नहीं रहा, अपना ड्यू डेट क्या है 30 ऑफ जून। तो बोला इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट है ना वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिस दिन तक आता है, अगर वो 1 जुलाई को आ गया तो फिर डेफिनेटली 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट लगेगा, 2 जुलाई को तो 2 जुलाई, 3 जुलाई को तो 3 जुलाई। तो इंटरेस्ट के लिए जब भी कस्टमर अपियर होता है उस दिन तक या फिर ड्यू डेट तक, ओके, या फिर ड्यू डेट के एक्सटेंशन तक, तो दैट कैन बी टिल 3 जुलाई। सो एनीवेयर बिटवीन 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई, ये 3 दिन में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, ओके। बट जो स्वैप गेन और लॉस होगा ना वो आप चाहो तो कर सकते हो ऑन विच पर्टिकुलर डेट, तो ऑन योर ड्यू डेट दैट इज 30th ऑफ जून। तो बोले पक्का कर सकते हो, हाँ पक्का आप कर सकते हो, 30 जून को आप यहाँ पे स्वैप गेन लॉस कर सकते हो। तो मैं बोला ये स्वैप गेन लॉस कहीं पे सुना हुआ है, कहाँ पे सुना हुआ है पता है आपको? यह आपने सुना हुआ है जब भी हम लोग अर्ली डिलीवरी करते थे। अगर आपको याद होगा कि जब भी कोई भी अर्ली डिलीवरी होती थी, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल 0 to 3 मंथ्स था, तो 3 मंथ्स आपकी ड्यू डेट थी, बट अर्ली डिलीवरी अगर यहाँ पे होती थी ना, तो हम लोग सब लोग एक चीज जानते हैं कि अर्ली डिलीवरी के केस में आप लोगों के दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब अर्ली डिलीवरी के केस में आपको दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ना, पता है क्या होगा? ऑन दिस पर्टिकुलर डेट क्या होगा कि भाई साहब है ना हम लोग क्या करेंगे मालूम है, कि स्पॉट में एक ट्रांजैक्शन करेंगे और अपने आप को कवर करने के लिए एक 1 मंथ फॉरवर्ड ले लेंगे। तो ये जो स्वैप लॉस या गेन होता था ना वो हम लोग कस्टमर के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते थे। तो उसी तरह यहां पे भी आपको 10 आपको यहाँ पे 30 जून जो आपका ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे भी आपको स्वैप गेन या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपको कस्टमर के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एचडीएफसी बैंक बोलती है अभी थोड़ा सिचुएशन मुझे ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? कि एक तो कस्टमर आया नहीं, एक तो कस्टमर आया नहीं, ठीक है, और मुझे 3 दिन तक वेट करना है। तो जब भी कस्टमर आया नहीं तो ऑन ड्यू डेट मुझे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस तो करने पड़ेंगे। तो बोला हाँ कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जो ट्रांजैक्शन करोगे उसमें स्वैप लॉस या स्वैप गेन होगा ना, वो पर्टिकुलर आप आपके कस्टमर से डेबिट कर लो, गेन आया तो आप अपने पास रखो। और फिर आपने जो कवर किया था ना पोजीशन, उसमें आपका कोई भी रुपी इनफ्लो आउटफ्लो जो भी हो रहा है उस पे इंटरेस्ट भी आप कस्टमर से वसूलो, वो भी हम आपको प्रिविलेज देते हैं, और कैंसिलेशन करो आप बट 3rd of जुलाई को। तो अभी बैंक का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है और ये चीज सही भी लगती है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अभी ट्रांजैक्शन देखो कैसे होगा, अभी इसको ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ स्वैप के बारे में, ओके। तो यहां तक तो आई होप पिक्चर एकदम क्लियर है कि भाई साहब 30 जून हो गई, हम लोग ड्यू डेट पे खड़े, मिस्टर ए आया ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए हम सिर्फ 3rd जुलाई को ही कैंसिल कर सकते हैं, अभी तक कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है। बट 30 जून को बैंक अभी क्या एक्शन लेगी अब मैं आपको वो बता रहा हूं, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक, अभी हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करते हैं। क्या ट्रांजैक्शन हुआ था कि भाई साहब ये आएगा ए, ये उसको डॉलर देगा, ये डॉलर एसबीआई को चिपकाएगा, ठीक है ना, एसबीआई से रुपए लेगा और ये रुपए इसको देगा। भाई साहब आए नहीं, तो अब ये आया ही नहीं ना, तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ डॉलर्स मार्केट में से बाय करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो क्यों बाय करना पड़ेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बाय करना पड़ेगा, बिकॉज उसका एक ट्रांजैक्शन खड़ा है ना एसबीआई के साथ, तो उसको डेफिनेटली वो एसबीआई का तो डॉलर्स पहुंचाना पड़ेंगे ना, और एसबीआई को डॉलर्स पहुंचाने के लिए उसके पास तो डॉलर है नहीं, तो उसको स्पॉट में से कुछ डॉलर्स को बाय करना पड़ेगा।
उसको स्पॉट में से कुछ डॉलर्स को बाय करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम उसको फॉरवर्ड में एक पोजीशन लेना पड़ेगा टू सेल द डॉलर्स। तो आप बोल रहे फॉरवर्ड में पोजीशन लेना पड़ेगा टू सेल द डॉलर्स, बोला हाँ क्यों, बिकॉज मान लो फॉर एग्जांपल ये 1 जुलाई को आ गया, ये है ना 1 जुलाई को टपक गया और वो डॉलर्स लेके एचडीएफसी बैंक में थमा दे रहा है। अभी एचडीएफसी बैंक का तो एसबीआई के साथ तो ट्रांजैक्शन कवर अप हो गया, तो अभी वो डॉलर्स का करेगा क्या, तो उसको फॉरवर्ड में बेचना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको सेल फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एचडीएफसी बैंक क्या बोलेगा कि भाई साहब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ए से तो कोई डॉलर आए नहीं, 30 जून को ए से तो कोई डॉलर आए, 30 जून को मुझे तो एसबीआई को डॉलर देना पड़ेगा ना, तो मैं ये डॉलर एसबीआई को कैसे दूंगा। बोले सिंपल सी बात है सर, आप डॉलर मार्केट से खरीदो, स्पॉट से खरीदो, और वही डॉलर आप चुपचाप दे दो ना एसबीआई को। तो बोले ठीक है मैं स्पॉट से खरीदूंगा तो फिर मेरे लिए आस्क रेट अप्लाई होगा। बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप आस्क रेट कर लो। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मान लीजिए 30 जून का जो स्पॉट चल रहा है ना, वो है एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹91.5 एंड लेट्स से ₹92.8। तो बोला आस्क रेट अप्लाई होगा, हाँ ठीक है कोई नहीं, आप आस्क रेट पे आप बाय कर लो। और सपोज जब भी आपको फॉरवर्ड सेल करना है तो मान लो $1 इज इक्वल टू ₹92.5 है और ₹93 है, तो यहाँ पे बिड रेट अप्लाई होगा बिकॉज आपको फॉरवर्ड बेचना है। और फॉरवर्ड सेल क्यों करना है एचडीएफसी बैंक को, बिकॉज जब भी ए से डॉलर्स आएंगे कोई भी 3 दिन में से एक दिन पे, अगर ए से डॉलर्स आएंगे तो वो डॉलर एचडीएफसी बैंक को भी तो कहीं ना कहीं तो हेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एसबीआई के साथ जो कवर था वो तो पूरा कंप्लीट हो गया 30 जून को, तो वो कवर तो कंप्लीट हो गया, तो अभी जो डॉलर्स आए ए से उसको कहीं ना कहीं तो निपटाना पड़ेगा ना। तो वो निपटाने के लिए आप क्या करोगे, तो वो निपटाने के लिए आप इस पर्टिकुलर डॉलर को हेज कर दोगे बाय एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड। तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, भाई मैं एक सेल फॉरवर्ड करता हूं, उसको सेल फॉरवर्ड क्यों करना है, आप एचडीएफसी बैंक के बेसिस पे सोचिए कि ए से जो डॉलर आएंगे वो कहीं ना कहीं पे तो निकालने पड़ेंगे ना। एसबीआई के साथ तो कवर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उससे जो स्पॉट से खरीदा वो उसको दे दिया, बात खत्म होगी, कहानी खत्म होता है। जो 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई को अगर मिस्टर ए आया डॉलर्स लेके, वो डॉलर्स लेके आया तो आप करोगे क्या उसका, आपको कहीं ना कहीं तो उसको बेचना पड़ेगा ना। तो आप अभी से अभी आप 30 जून को ही क्या करते हो, अपने आप को हेज कर देते हो। तो आपने अपने आप को हेज कर दिया, तो आपने क्या किया भाई, डॉलर को सेल कर दिया 92.5 को। तो अभी आपका देखो बाई रेट क्या है, आपका बाई रेट है 92.8, आपका सेल रेट कितना है 92.5, तो $1 पे आपको 0.3 का लॉस हो रहा है। तो ये जो भी लॉस हो रहा है ना आपके $1 लाख पे हो रहा है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो 30,000 रुपीज का लॉस है, ये लॉस आप कस्टमर से वसूल कर सकते हो। तो ऐसा बोला गया कि आप कस्टमर से ये पर्टिकुलर लॉस को वसूल कर सकते हो, यू कैन रिकवर दिस फ्रॉम योर कस्टमर। गेन हुआ खुद रखो, लॉस हुआ आप रिकवर कर सकते हो। एक बार फेडाइक गाइडलाइंस भी देख लेते हैं, साथ साथ में उन लोग स्वैप के बारे में देखो क्या बताते हैं आपको। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि द लॉस अराइजिंग, दिख रहा है आपको, द लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ऑफसेटिंग इट्स पोजीशन on the spot rate on the date of cancellation and taking the opposite position at the earliest forward rate. So in this particular case, please note if in any case there is a profit by the bank, the same shall not be passed to the customer as normally passed on extension or cancellation on or before the due date. तो हम लोग जो प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते थे ना, ये प्रॉफिट्स अभी आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट्स अपने पास रखो, और जो भी आपके लॉस हो रहे हैं ना वो लॉस को आप डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है, कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया ना मेरे पास स्वैप लॉस, स्पॉट पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया और फॉरवर्ड पे मैंने एक ट्रांजैक्शन लिया, तो मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पे लॉस हो गया। आप बोलोगे फॉरवर्ड पे लेना जरूरी क्यों है, जरूरी इसके लिए बिकॉज 30 जून तक तो मेरा पूरा ट्रांजैक्शन कवर था विद दैट कवर्ड रेट, बट अभी दिक्कत क्या हो गई है कि भाई साहब अभी तो कवर भी खत्म हो गया, कवर मेरा खत्म हो गया ना, क्योंकि मैंने एसबीआई के साथ वो ट्रांजैक्शन मीट कर लिया, अभी कवर खत्म हो गया। तो अभी मैं करूं क्या, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई को मैं अपने आप को एक्सपोज नहीं रख सकता हूं कि अगर मिस्टर ए डॉलर लेके आएगा तो वो डॉलर का मैं करूंगा क्या, मुझे बेचना पड़ेगा। और स्पॉट रेट मुझे पता नहीं है 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई को क्या स्पॉट होगी, उससे अच्छा मैं क्या करता हूं, जुलाई का फॉरवर्ड जो भी होगा ना वो फॉरवर्ड में एक ऑपोजिट पोजिशन ले लूं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉरवर्ड में पोजिशन ले ली और स्पॉट में
मैंने यहाँ पे जो भी बाइंग करी थी अपने कवर ट्रांजैक्शन को मीट करने के लिए, तो वो मैंने ट्रांजैक्शन कर लिया और उसके बेसिस पे मेरे को प्रॉफिट लॉस जो भी होगा लॉस कैलकुलेट हो जाए। तो ये एक्शन मुझे कभी लेनी है, ये एक्शन मुझे लेनी है ऑन द ड्यू डेट। ये मेरा एक्शन नंबर 2 है। ओके, तो एक्शन नंबर 1 क्या है? एक्शन नंबर 1 है कैंसिलेशन, बट कैंसिलेशन हम कभी कर सकते हैं, कैंसिलेशन हम कर सकते हैं केवल 3 दिन का ग्रेस खत्म होने के बाद। ओके, तो कैंसिलेशन होगा बट 3 दिन का ग्रेस खत्म होने के बाद, ठीक है, तो अब तक उसको टच नहीं करने का। ऑन द ड्यू डेट कहने से हम लोग ये ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, सो भी स्वॉप लॉस होगा वो। और एक्शन नंबर 3 क्या है? मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट। अभी आप बोलोगे इंटरेस्ट किधर से आया, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। जो भी एचडीएफसी बैंक के पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा गया ना, वो एक्स्ट्रा पैसा जो भी गया ना उस पे बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक बोलेगा चले भाई अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, जी हाँ, ऑन एनी आउटले ऑफ द फंड्स। अगर कोई बैंक को पैसा इनफ्लो हो रहा है तो बात अलग है, बट आउटफ्लो अगर होगा ना, सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो भी होगा ना वो आपको आपके कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे कि सर इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग इंपोर्टर वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग कवर रेट के साथ उसका ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, सो आइडियली क्या होता है कि वी टेक इनटू कंसिडरेशन योर कवर रेट, और जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट होगा ना उसके बेसिस पे हम लोग इस चीज के बारे में हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो जो मैं ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसमें जो भी बैंक का डिलीवरी होगा ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस, एंड जो भी आप स्पॉट में उस चीज को हम लोग सेल करते हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो भी इंटरेस्ट होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। मतलब क्या होगा कि भाई साहब आपका जो भी इंटरेस्ट के केस में मैं आपको भाई बता देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन हमने स्पॉट में कवर अप किया है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे है ना एचडीएफसी बैंक क्या बोलेगा कि देख भाई 30 जून का डेट आ चुका है, 30 जून का डेट आ चुका है, और 30 जून का डेट आ चुका है और ए तो अपियर हुआ ही नहीं, तो मुझे डॉलर क्या करना पड़ेगा, स्पॉट में बाय करना पड़ेगा। तो मैं स्पॉट में बाय कर दूं, राइट, आई एम बाइंग दिस एट स्पॉट रेट, तो ये मेरा बाय रेट है, बराबर, आई एम बाइंग द डॉलर एट द स्पॉट रेट। सो इंटरेस्ट क्या बोलेगा, आई एम बाय डॉलर एट ₹92.8, ये मैंने खरीदा। ओके, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने वो एसबीआई को बेचा भी था, राइट, मैंने वो एसबीआई को बेचा भी था। सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने एसबीआई को कितने में बेचा था, सो इन दिस पर्टिकुलर केस मैंने एसबीआई को बेचा था, आई सोल्ड दिस टू एसबीआई फॉर $1 इज इक्वल टू रुपीज। मैंने कितने पे वो ट्रांजैक्शन कवर अप किया था, मैंने वो कोई रेट लिखा हुआ है का, हाँ लिखा हुआ ना, 92 में मैंने उसको बेचा था, मैंने 92 में बेचा था। तो वो क्या बोलेगा, देख भाई मैंने बाय किया था स्पॉट पे और मैंने सेल किया भाई इसको 92 पे, तो अभी हुआ क्या कि $1 के सामने, ओके, ये मेरा कवर रेट है, बराबर है ना, मैंने एसबीआई को 92 में बेचा था और मैंने बाय किया 92.8 में। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप देख सकते हो $1 पे मेरा बाय रेट ज्यादा है, तो $1,00,000 पे मेरे जेब से 80,000 रुपया गया, बराबर है। अब ये 80,000 रुपए पे मेरे को इंटरेस्ट दो भाई, ये 80,000 रुपए मेरे पॉकेट से गया, एक्स्ट्रा गया मेरे पॉकेट से। बोलता है क्या बात करो, आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा गया? हाँ, क्योंकि मैंने क्या किया भाई, एसबीआई के साथ डील करने के चक्कर में मैंने मार्केट से डॉलर खरीदा। ए ने बोला क्यों खरीदा, अरे बोंदू तू ही आया नहीं, अगर तू $1,00,000 लेके आया नहीं तो मेरे को $1,00,000 स्पॉट से खरीदना पड़ा। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये मेरा आउटफ्लो था 92.8, बराबर है। और मेरे को वहां से एसबीआई से, मैं एसबीआई को $1 दे रहा हूं, वो मुझे 92 रुपीज ही दे रहा है, तो मेरा 92 लाख का इन्फ्लो है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को तो भाई लॉस हो रहा है, मेरा आउटले हो रहा है, मतलब मेरे जेब से पैसा गया, तो मेरे जेब से कितना रुपए गए, सो इन दैट पर्टिकुलर केस 80,000 रुपए गए, तो उस पर तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितने दिन के लिए देना पड़ेगा, तो अगर वो 1 जुलाई को अपियर हो रहा है तो 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, अगर वो 2 जुलाई को अपियर हो रहा है तो 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, अगर वो 3 जुलाई को अपियर हो रहा है तो 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। बट 3 दिन पे था ना वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी कैंसिल हो सकता है, तो इंटरेस्ट है ना मैक्सिमम 3 दिन के लिए कैलकुलेट हो सकता है। अगर वो फर्स्ट दिन को आ गया तो हम लोग 1 दिन का इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे 80,000 रुपए पे, अगर सेकंड दिन पे आ गया तो फिर 2 दिन, क्योंकि बाद में तो अल्टीमेटली तो
वो डॉलर दे देगा, हम उसको रुपीस दे देंगे, फिर हम लोग फॉरवर्ड में बेच देंगे तो हमें हमारा पैसा दो और ये पूरा ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा। तो हमें देखना है कि भाई वो कभी आता है। अगर वो 3 दिन तक नहीं आया तो इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा 3 दिन का चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी है ना मैं आपको एक मस्त एक समरी बना के देता हूं। ओके, अब ये समरी में देखो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक एक्सपोर्टर के बारे में बात करते हैं, ओके, और इंपोर्टर के बारे में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एक्सपोर्टर के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपोर्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होगा? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट बिड होगा कि आस्क होगा? ऑफ कोर्स ये बिड होगा एक्सपोर्टर के केस में, और इंपोर्टर के केस में क्या होगा? आस्क होगा। बराबर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मतलब जो मैंने ट्रांजैक्शन किया था, राइट, ये जो अपना फर्स्ट रेट था, ये वाला जो रेट था कि भाई जिसपे हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं 91 रुपीज पे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिड रेट बोलते हैं। बराबर, जिस रेट पे ट्रांजैक्शन हुआ था। अभी सेकंड सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं फॉर एग्जांपल कवर रेट का, कवर रेट का, तो कवर रेट क्या होगा? सो कैन आई से एक्सपोर्टर के केस में एचडीएफसी बैंक के लिए कवर रेट वुड हैव बीन व्हाट? द रेट एट व्हिच इट इज गोइंग टू बाय द डॉलर्स और द रेट एट व्हिच दे आर गोइंग टू सेल द डॉलर्स। तो आप ऐसा सोचिए, आप एचडीएफसी बैंक को, आपने एक्सपोर्टर को क्या बोला है कि भाई मैं तुझसे डॉलर खरीदूंगा, बिकॉज वो एक्सपोर्टर है ना, तो एक्सपोर्टर को कहीं ना कहीं से डॉलर आएंगे, वो डॉलर आपको देगा। तो आपने क्या सोचा था कि भाई आप एचडीएफसी बैंक को, तो आपने आपने वहां से डॉलर खरीदा। कवर करने के लिए आप क्या करोगे? वो डॉलर को सेल करोगे, राइट? यू आर गोइंग टू सेल दिस पर्टिकुलर डॉलर। सो कवर रेट इज नथिंग बट द सेल रेट फॉर एचडीएफसी बैंक। बराबर है। और इंपोर्टर के केस में वो क्या रेट होगा? वो बाई रेट होगा, करेक्ट? फिर थर्ड पॉइंट, ओके, ये मैंने आपको एचडीएफसी पॉइंट के परस्पेक्टिव बताया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या? थर्ड पॉइंट में हम लोग ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट कुछ स्वैप करेंगे? कम ऑन, यस और नो? यस सर, ऑन द ड्यू डेट हम लोग स्वैप करेंगे। तो हम लोग डेफिनेटली ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट अपने केस पे क्या था? 30 जून था। तो क्या 30 जून के दिन पे हम लोग स्वैप करेंगे? कम ऑन, यस और नो? यस सर। तो पहले स्वैप आप कैसे करोगे? आप एचडीएफसी बैंक को, तो आपने क्या बोला था कि भाई साहब ए से जो डॉलर आएगा वो डॉलर हम लोग चिपकाएंगे एसबीआई को। ए तो आया ही नहीं, ए तो आया ही नहीं। तो एचडीएफसी बैंक को डोंट यू थिंक स्पॉट से डॉलर खरीदने पड़ेंगे, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल हैपन? कैन आई से दे विल बाय फ्रॉम स्पॉट। ओके, ये एचडीएफसी बैंक करेगा। बराबर, सो दे विल बाय फ्रॉम स्पॉट। ओके, एंड देन दे विल अभी जो अपना कवर रेट था वो एसबीआई के साथ था। बराबर, एंड देन दे विल ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम लोग मीट कर लेंगे, बाय फ्रॉम स्पॉट, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम लोग मीट कर लेंगे। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम स्वैप में क्या करेंगे? उन लोग वापस एक फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन कंसिडर करेंगे। बराबर है, क्योंकि स्वैप में क्या होता है? अपने पोजीशन फिर से हेज करना पड़ता है, क्योंकि ये बाय कर दिया स्पॉट से, मतलब ये आपका आस्क रेट हो गया, और ये आस्क रेट के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? वो डॉलर जो भी खरीदे थे वो चिपका देंगे एसबीआई को, और बाय कर दिया, सेल कर दिया, वो ट्रांजैक्शन क्लोज हो गया। बट व्हाट इफ अगर कस्टमर 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई में से कोई भी एक दिन पे आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें डेफिनेटली सेल करना पड़ेगा, सेल इन नियरेस्ट फॉरवर्ड। तो हम लोग सेल करेंगे इन नियरेस्ट फॉरवर्ड, तो उसके लिए आपको बिड रेट अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? 30 जून को हमने मार्केट से तो माल उठा के एसबीआई को दे दी, फिर एसबीआई वाला ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमारा कवर ही खत्म हो गया। अगर 1 जुलाई को ये भाई साहब लेके आएगा डॉलर, तो डॉलर का करोगे क्या? तो आपको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सेल फॉरवर्ड कर देंगे। बराबर है, सेल इन द नियरेस्ट फॉरवर्ड, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। सो बाय फ्रॉम स्पॉट एंड सेल इन द नियरेस्ट फॉरवर्ड। ओके, और यहां पे हम लोग ऑन द ड्यू डेट स्वैप कैसे करेंगे? तो एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? कैन आई से सेल इन स्पॉट, सेल इन स्पॉट, तो उसके लिए कौन सा रेट अप्लाई होगा? बिड रेट। बराबर, और वो क्या करेगा? बाय इन नियरेस्ट फॉरवर्ड, तो बाय करेगा इन नियरेस्ट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? आस्क रेट अप्लाई होगा। बराबर,
तो यहां पे आपको जो भी स्वैप लॉस होगा ना या फिर गेन होगा तो वो इधर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे वो कैलकुलेट हो जाएगा और खाली लॉस को ट्रांसफर करना। और आपका फोर्थ पार्ट क्या होगा कि भाई साहब आपका व्हाट इज योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। तो पहले हम लोग देख लेते कि भाई 10 जून को या अपने एग्जांपल में ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट आउटले ऑफ फंड्स कितना हुआ है। फिर हम लोग इंटरेस्ट जितने दिन के लिए चलेगा उतने दिन पे हम लोग इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। सो इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स के लिए हम क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि भाई साहब हमने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किया था विथ योर कवर, विथ एसबीआई, और हम लोग ने कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन स्पॉट में किया हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई जो भी आपका बाय फ्रॉम स्पॉट है, ओके, वो जो हमारा आस्क रेट था उसको हम लोग कंपेयर करेंगे सेल इन कवर मार्केट, इन कवर रेट, जो आपका बिड था, बराबर। सेल इन कवर रेट, सेल इन कवर रेट मतलब क्या, आपने ऐसा बोला था ना कि भाई हम लोगों का जो भी ये पर्टिकुलर डॉलर्स आएंगे ना वो हम लोग एसबीआई को दे देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे मैं कवर रेट ही लिखता हूँ, कवर रेट। तो हम लोग ने यहाँ पे बाई किया था फ्रॉम द स्पॉट और हम लोग का ये हमारा आस्क रेट था, तो दिस वाज नथिंग बट आउटफ्लो एंड दिस इज नथिंग बट योर इनफ्लो। तो हम लोग देख लेंगे कि कितना आपका आउटले हो रहा है, ओके। और सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर बात कर रहा हूं, सो वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन सेल इन स्पॉट विच इज बिड रेट, जिससे आपको इनफ्लो मिलेगा, और हम लोग देख लेंगे हमारा कवर रेट क्या है, जो आपका आस्क रेट होगा तो ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। तो इधर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका आउटले कितना है, ठीक है। यहां तक पिक्चर क्लियर है, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, फिफ्थ पॉइंट आपका ये है कि भाई व्हाट इज द कैंसिलेशन रेट। तो कैंसिलेशन रेट इज ऑलवेज ऑपोजिट रेट, बराबर है। ये आपका हमेशा ऑपोजिट रेट होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर ऑफ रेट बोलते हैं। तो ये ऑपोजिट रेट क्या होता है, तो इंपोर्टर के लिए, अगर एक्सपोर्टर के बारे में बात करता हूं, सो कैंसिलेशन हम लोग किस पे करेंगे। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, एचडीएफसी बैंक ने पहले क्या किया था, ओजी रेट क्या था, ओजी रेट। आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था, आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट था सेल, बराबर है। एक्सपोर्टर के लिए ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट सेल रेट था, क्योंकि बिड रेट अप्लाई हुआ था, बराबर है। तो आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट एप्लीकेबल था, वो सेल रेट था। तो ऑपोजिट रेट आएगा विच इज नथिंग बट द आस्क रेट, आस्क रेट ऑन द आफ्टर द, ऑन द नहीं, आफ्टर द 3 days ग्रेस, बराबर। सो जो भी आपका ड्यू डेट था 30 जून प्लस 3 दिन का ग्रेस, तो जो आपका 1 जुलाई होगा उस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड जुलाई जो होगा वो थर्ड जुलाई का आस्क रेट पे हम लोग ऑपोजिट कैंसिलेशन कर लेंगे, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसिलेशन क्या होगा बेटा, सो दैट विल बी नथिंग बट द बिड रेट आफ्टर 3 days ग्रेस, दैट इज 30th of June प्लस 3 दिन का। सो जो 3rd जुलाई का आपका बिड रेट होगा दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मस्त, इधर तक एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया कि भाई ये सारी चीजें होंगी। और फिर हम लोग कस्टमर को क्या क्या चीजें पे करने पड़ेंगे। सो नाउ द कस्टमर हैज टू पे फॉलोइंग थिंग, कस्टमर हैज टू पे, क्या क्या पे करना पड़ेगा कस्टमर को। एक, नंबर 1 कैंसिलेशन चार्जेस, बराबर के नहीं, उसको कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ओके। और वो कैंसिलेशन चार्जेस सिर्फ 3rd जुलाई को ही डिटरमाइन हो सकते हैं। सेकंड, उसको स्वैप लॉस पे करना है, ठीक है, जो डिसाइड हो गया रहेगा 30th of June को ही, ऑन द ड्यू डेट, बराबर है। ऑन द ड्यू डेट ही डिसाइड हो गया रहेगा। और फिर आएगा आपका इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कब तक आएगा, डिपेंड करता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जीक्यूट करता है। अगर फर्स्ट को आ गया तो 1 दिन, सो इंटरेस्ट कैन बी फॉर 1 day और 2 days
और वो आया ही नहीं तो मैक्सिमम 3 डेज, 3 दिन तक, बाद में हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से कैंसिल कर देंगे। सो इतना इतना आपको याद रखना है। ओके, ये सारी चीजें आपको आई। ओके, ये पूरा का पूरा मैंने आपको समरी बता दिया ऑन योर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। ठीक है, अभी इसके बेसिस पे ना ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। अभी देखो ये बहुत स्मूथली आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर है ना आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो अभी 57th क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी जेब में, आपको और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट ये इंपोर्टर पर्सपेक्टिव, इसमें करेक्शन है खाली क्वेश्चन में। एन इंपोर्टर बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज बैंक ऑन 10th ऑफ अप्रैल फॉर $2 lakhs ड्यू ऑन 10th ऑफ जून एट ₹64.4। ये 64.4 है, 64.4। The bank covered its position in the market for 64.28। ये मतलब HDFC बैंक विथ कौन होगा? SBI। HDFC बैंक विथ SBI। तो HDFC बैंक और SBI के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, बराबर है? ओके, HDFC बैंक और SBI के बीच में ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इधर तक तो चलो पिक्चर क्लियर। ये HDFC बैंक और SBI के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहेगा 64.28। ओके, be the exchange rates for dollar in the interbank market on 10th of June and 13th of June were कि US डॉलर आपका ये है रुपी डॉलर कोट। ओके, और जैसा चाहिए था वैसा ही दिया हुआ है। फिर आपके पास है स्पॉट जून, मतलब ये है ना एक्चुअली जून मंथ का फॉरवर्ड है। ओके, फिर ये आपका जुलाई का फॉरवर्ड है, अगस्त का फॉरवर्ड है और सितंबर का फॉरवर्ड है। ओके, 10 जून और 13 जून के आपको डेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ड्यू डेट 10 जून है, तो 3 दिन का ग्रेस, 11, 12, 13। सो ये आपका विद ग्रेस पीरियड का 13 जून का। एक्सचेंज मार्जिन है 0.1% एंड इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स इज एट द रेट ऑफ 12%। द इंपोर्टर रिक्वेस्टेड ऑन 14 जून फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए भगवान, अब ये इंपोर्टर देखो कभी आता है, 14 जून को आता है, मतलब 10 जून को अपियर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। 11 को नहीं, 12 को नहीं, 13 को नहीं, तो 13 को तो हम कैंसिल करके बैठ गए। फिर वो आया 14 को, और 14 को बोलता है कि भाई चलो ना एक्सटेंशन करके दो ना। तो अभी कैन आई पुट इट लाइक दिस, ये पूरा का पूरा केस ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का हो गया। ओके, आगे देखो, तो इट इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द मल्टीपल्स ऑफ 0.0025 एंड ऑन 10th ऑफ जून बैंक swaps by selling spot and buying 1 month forward। अभी देखो ये ऑन 10th ऑफ जून मतलब ऑन ड्यू डेट, वो क्या बोलता है? बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड। ये वाला केस किसका है? ये वाला केस इंपोर्टर वाला केस है। दिख रहा है यहाँ पे कस्टमर आपका इंपोर्टर का। मैंने देखो स्वॉप में ऐसा लिखा हुआ है, स्वॉप क्या करेगा? सेल इन स्पॉट, बाय इन फॉरवर्ड, सेम चीज लिखा हुआ है। बैंक सेल्स इन स्पॉट एंड बाय इन फॉरवर्ड। दिख रहा है आपको? सेल इन स्पॉट एंड बाय इन फॉरवर्ड, तो यही चीज है, सेल इन स्पॉट एंड बाय इन फॉरवर्ड। बट मैंने आपको ऐसा सिखाया कि अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे, फिर भी आपको पता है कि भाई आपको बेचना है स्पॉट में और आपको खरीदना है फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाली चीजें आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी इसके बाद हम लोग आगे देखो क्या करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द कैंसिलेशन रेट, फर्स्ट पार्ट। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको कैलकुलेट करना है कि भाई व्हाट इज योर कैंसिलेशन रेट। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं, आपका कैंसिलेशन रेट क्या है। तो आप बोलोगे सर कैंसिलेशन रेट अभी कैसे निकालें? तो कैंसिलेशन रेट सबसे पहले ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी कैंसल्ड ऑन 13 जून, इट कैन नेवर बी कैंसल्ड ऑन 10 जून, बराबर, बिकॉज 3 दिन के ग्रेस के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। स्टूडेंट सबसे पहले इधर ही क्लीन बोल्ड हो जाता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कैंसल्ड ऑन 13th ऑफ जून। तो पहले हमारा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि भाई एक बार थोड़ा खाली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये ए है, ये बी है। तो ए ने क्या बोला था बी को कि भाई तुम मेरे को गुड्स दो, हम आपको डॉलर दें। ए किधर है? इंडिया में। बी किधर है? यूएस में। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क किसका है दोस्तों? ए का है, बी का तो कुछ भी नहीं, बराबर है। और हम कौन है? हम इंपोर्टर। इसके लिए मैं बोलता हूं अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखो भाई, हम कौन है, हम कहां है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हम इंपोर्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें भी पेमेंट कितना करना है?
तो हमें पेमेंट 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 करना है यूएस डॉलर 2 लाख का, ठीक है भाई, डॉलर 2 लाख का पेमेंट करना है। तो मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पेमेंट कब करना है पता है आपको? आपको पेमेंट करना है 10 जून को, ओके, ऑन 10th of June, ठीक है भाई। ए गया होगा एचडीएफसी बैंक के पास, और एचडीएफसी बैंक ने बोला ठीक है भाई, तुम हमें डॉलर तुम हमें रुपए दो, हम तुम्हें डॉलर देंगे, बराबर, बिकॉज वही तो डॉलर इसको पे कर देगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक बोलेगा कि भाई तुम हमें रुपए दो और हम तुम्हें डॉलर देंगे। मतलब ए जो है, कैन आई से ए विल एंटर इनटू अ बाय फॉरवर्ड, वो बाय करेगा डॉलर एचडीएफसी बैंक से, बराबर है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ए विल बाय फॉरवर्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। और ये मैं पता है क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज जब भी ए बाय फॉरवर्ड करेगा तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? आस्क रेट विल अप्लाई, आस्क रेट विल अप्लाई। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट रेट बता दिया कि भाई एट ₹64.4, ठीक है भाई। तो $1 इज इक्वल टू ₹64.4, इस रेट पे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट है। ये सब कुछ नक्की हो चुका है, ये हमारा आस्क रेट है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड बॉस, इधर तक पिक्चर एकदम क्लियर है, यहाँ तक आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ तक पिक्चर एकदम क्लियर। हम क्या कर रहे हैं भाई? हम बाय कर रहे हैं, ओके, ए विल बाय फॉरवर्ड फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, ठीक है बॉस, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पिक्चर आपका एकदम क्लियर है, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट रेट हो गया। अभी एचडीएफसी बैंक भी बहुत स्मार्ट है, उसने क्या किया होगा? अपने आप को कवर किया होगा। तो उसने ऐसा सोचा रहेगा एसबीआई से कि भाई एक काम करूंगा, मैं तुझसे डॉलर खरीदूंगा और मैं तेरे को रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक ने एसबीआई के साथ कुछ ऐसा करा होगा, तो जिसका कवर रेट है, मतलब एचडीएफसी बैंक ने क्या बोला रहेगा कि सेम, इवन आई विल बाय द डॉलर्स फ्रॉम यू, तो एचडीएफसी विल बाय डॉलर्स फ्रॉम एसबीआई, बराबर है। तो एचडीएफसी ने बाई किया होगा डॉलर फ्रॉम एसबीआई, तो उसके लिए आस्क रेट अप्लाई हुआ रहेगा, बराबर। और उसने कितने पे बाई किया है? तो उसने बोला है कि भाई हम लोग इस चीज को बाय कर रहे हैं 64.2800, बराबर है, 64.2800। सो $1 इज इक्वल टू ₹64.2800 में वो इस रेट पे बाय कर रहा है, ठीक है। और यही एचडीएफसी बैंक इस डॉलर को बेच रहा है एट व्हाट रेट? 64.400। अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा एचडीएफसी बैंक ये गेम किसके लिए कर रहा है पता है? ये मैं आपको एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ सर। ये एचडीएफसी बैंक ये पूरा गेम किसके लिए कर रहा है? एचडीएफसी बैंक ये बोल रहा है कि भाई मैं एचडीएफसी बैंक बाय करूंगा डॉलर को एट ₹64.28 में, कहां से? एसबीआई से। और वही मैं सेल करूंगा $1 ₹64.4 में, किसको? कस्टमर को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा $1 इज इक्वल टू रुपीज, कितने का प्रॉफिट होगा? 64.4 माइनस 64.28। वो पूरा गेम है ना, ये यहाँ पे 12 पैसे का प्रॉफिट के लिए वो खेल रहा है, 12 पैसे का प्रॉफिट और इंटू $2 लाख। ये आपको पूछा नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक है ना, ये पूरा का पूरा गेम ये 24,000 रुपए के लिए खेल रहा है, ओके, ये पूरा 24,000 रुपए कमाने के लिए खेल रहा है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ओके, आपको ये चाहो तो लिखो, नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है। ये एचडीएफसी बैंक ये चीज कर रहा है, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो हम भी बहुत ढीठ है, हमने ऐसा सोच लिया कि भाई एसबीआई से डॉलर खरीद लेंगे 64.28 में, हम ए को बेच देंगे 64 पॉइंट कितने में? 400 में। हम लोग यहाँ पे सब लोग अपने अपने घर पे चले गए 10 अप्रैल को, हम लोग सब खुश बैठे, हम लोग वेट कर रहे हैं 10 जून का। अभी 10 जून को क्या होता है? वो आता ही नहीं है भाई साहब। तो 10 जून को आता नहीं, और वो आता है सीधा 14 जून को। तो 13 जून को मेरा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का डेट लग जाता है। तो उन्होंने पहला चीज वही पूछा, व्हाट इज द कैंसिलेशन रेट। तो ठीक है भाई, फर्स्ट चीज हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, आपकी फर्स्ट चीज क्या है? कैंसिलेशन रेट। और कैंसिलेशन बाकायदा बनता भी है। क्यों बनता है कैंसिलेशन? बिकॉज यार अभी ड्यू डेट आ चुकी है, और ड्यू डेट खत्म होने के 3 दिन का ग्रेस भी खत्म हो गया, और कस्टमर का अता पता नहीं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, सिंस 3 days of grace is expired on 13th of June, we need to क्या करना पड़ेगा? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। हमें अभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। तो अभी 13 जून को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, याद है ना, हम लोग ऑपोजिट रेट लेते हैं।
ओके। सो आप ऐसा सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अभी कस्टमर के परस्पेक्टिव सोचो, ओजी कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था? आस्क रेट था। तो अभी कैंसिलेशन के टाइम पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होना चाहिए? बिड रेट एप्लीकेबल होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑपोजिट रेट, हम लोग ऑपोजिट रेट ले लेंगे। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था? आस्क। तो ऑपोजिट रेट क्या हो जाएगा? बिड। तो बिड हमें देखना है 13 जून का, तो 13 जून का बिड क्या है? तो 13 जून को हमारे पास दो रेट्स अवेलेबल है। 13 जून का स्पॉट देखने का, 13 जून का स्पॉट। तो 13 जून के स्पॉट पे आपके पास अवेलेबल है ऑन 13th ऑफ जून, स्पॉट आपके पास अवेलेबल है $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.68, और आपके पास है 63.7200। बराबर है, ये आपका बिड हो गया, ये आपका आस्क हो गया। तो अभी आप समझ सकते हो बॉस, ये बिड है, ये आस्क है, और आपको अभी बिड रेट अप्लाई होगा, मतलब आपको ये रेट अप्लाई होगा। बट ध्यान रखिएगा, ये तो इंटरबैंक कोट है, कैंसिलेशन मर्चेंट के साथ हो रहा है, तो मर्चेंट कोट के लिए एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि सिंस कैंसिलेशन इज बिटवीन, यहाँ पे लिख रहा हूं HDFC, आपको एग्जाम में सिर्फ बैंक लिखना है, बैंक एंड कस्टमर वी नीड टू एडजस्ट मार्जिन, है कि नहीं? वी नीड टू एडजस्ट एक्सचेंज मार्जिन। तो अभी आप बोलोगे सर कैसे मार्जिन को कैसे एडजस्ट करें? बोला सिंपल है यार, मार्जिन को एडजस्ट करना है, मस्त चीज है, एकदम मस्त हो जाएगा। आप देखो ना भाई, आपका ये बिड रेट था, बराबर है, तो बिड रेट विल अप्लाई पहले तो आपका बिड रेट क्या था? $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.68, और मार्जिन के टाइम पे हमें क्या करना है? तो बिड रेट पे जो भी आपका मार्जिन होता है वो लेस हो जाता है, बाइंग रेट मार्जिन, सो लेस मार्जिन। तो मार्जिन कितना है भाई? आपका मार्जिन है, मार्जिन है, मार्जिन है, मार्जिन है 0.1। ठीक है, हम लोग मार्जिन को माइनस कर देंगे, तो आपका क्या रेट आएगा? $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.68 माइनस 0.1%, तो आपको यह आ जाएगा रुपीज 63.6163। अरे यार, बट हमें तो उसको राउंड ऑफ करना है ना, कुछ बोला है ना 0.0025 पे, ठीक है भाई। तो ये है 63.6163, ओके, और आपको राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट क्या राउंडिंग ऑफ है? तो आप देख सकते हो, अगर आपको 0.0025 पे करना है, तो आपके पास ये 0 है, ये 25, ये 50 है, ये 75 है, और ये 100 है। तो आप कहीं यहाँ पे हो, 63 इधर है, 75 से नजदीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज पे उसको राउंड ऑफ करेंगे? 63.6175। सो $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.6175। ये आपका कौन सा है भाई? ये आपका क्या बोलते हैं इसको? कैंसिलेशन रेट है, 63.6175, 63.6175। समझे सब लोग? ओके, ये कैसे करने का? तो थोड़ा स्टार्टिंग में आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक कंसेप्ट समझने में, बट एक बार कंसेप्ट समझ लोगे ना, फिर आपको बस वो जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं ना, वो उस पर आपका हाथ बैठ गया ना, आप अपना खुद का सिचुएशन लो ना। मैंने एक एक्सपोर्टर एग्जाम्पल में कराया था, इंपोर्टर अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोनों सिचुएशन मैंने ले लिया, आप अपने बेसिस पे लो ना कोई भी एग्जाम्पल, और आप ये 5-6 पॉइंट में उसको सब्स्टिट्यूट करते हो, आपको कभी लाइफ में मिस्टेक नहीं होगा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में, मेरा गारंटी आपका। ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई? अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख। हाँ भाई साहब, अभी अमाउंट तो भाई पे करना पड़ेगा। व्हाट इज द अमाउंट पेबल? अच्छा, कौन अमाउंट पे करेगा भाई? ऑफकोर्स भाई हम लोग तो यार पेबल ऑन $2 लाख, मतलब हम तो ये कस्टमर को ही बोलेंगे ना कि चल भाई कैंसिलेशन हो गया है 13 जून को, अभी कुछ पैसे निकालो। बट ये चीज अलग है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट अलग है, तो ध्यान रखना टोटल कॉस्ट करते वक्त हम स्वॉप लॉस इंटरेस्ट सब कुछ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख है, मतलब चुपचाप जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसके बेसिस पे कितना पैसा पे करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हो इधर है ना, हम लोग अमाउंट पेबल ऑन $2 लाख कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता है जो ओजी रेट था वो तो आस्क रेट था, अभी आस्क रेट मतलब बाय रेट था। तो बाय रेट में क्या था कि भाई $1 इज इक्वल टू रुपीज, हमने कितने में बाय करने का प्रॉमिस किया था? कि भाई हमने बाय करने का प्रॉमिस किया था 64.4, ठीक है ना? तो कस्टमर ने ऐसा बोला था, कस्टमर ने ऐसा बोला था
कि भाई हम आपके पास आएंगे $1 बाय करने को 64.4, बट अभी कस्टमर का ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है ना, तो कैंसिल हो रहा है तो बिड रेट अप्लाई होगा, तो बिड रेट बोले तो सेल रेट, तो सेल रेट अप्लाई होगा तो कस्टमर क्या बोलेगा, ठीक है भाई चलो कैंसिलेशन रेट मेरा कितना है 63.6175, तो हम लोग बोलेंगे यस बॉस, तो आपका सेल रेट कम है एज कंपेयर टू द बाय रेट, मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस 64.4 माइनस 63.6175, मतलब अल्टीमेटली, एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, हाँ, तो अल्टीमेटली आपको आएगा ये 0.7825, तो आपके कितने डॉलर है भाई साहब, आपके डॉलर, ये लॉस ही हो गया ना, बराबर है, क्योंकि सेल रेट आपका कम है बाय रेट आपका ज्यादा है, तो लॉस हो गया, तो डॉलर आपके कितने 2 लाख, तो 2 लाख के सामने कितने रुपए, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो ना 2 लाख के साथ, तो आपको आएगा ₹1,56,500, तो हम कस्टमर को बोलेंगे कि भाई दिस इज द लॉस ऑन कैंसिलेशन, ये लॉस ऑन कैंसिलेशन है, ये तो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते थे वैसे ही हो रहा है भाई, ये तो हम लोग ने जैसे लाइफ में अब तक कैलकुलेट किया है कैंसिलेशन पे लॉस, हम लोग वही सेम प्रोसेस को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन, आपने मेरा पूरा पुराना सब कैंसिलेशन देखा होगा, उसमें हम लोग ये सेम चीज ही करते हैं, सो देयर इज अ लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ 1,56,500, हम लोग बोल देंगे भाई चल निकाल 156,500 निकाल भाई, बात खत्म। ये था आपका सेकंड पॉइंट, अभी अपना थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट दोस्तों ये है, अगर आप देखोगे तो यू ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट स्वॉप लॉस, हाँ भाई साहब अभी स्वॉप लॉस तो आएगा, क्योंकि अभी स्वॉप लॉस कैलकुलेट करते वक्त आप सीधा एचडीएफसी बैंक के शूज पे आ जाओ, आप एचडीएफसी बैंक के सीएफओ, अभी अब आप ऐसा सोचो, अभी आपको स्वॉप लॉस कैलकुलेट करना है, अभी एचडीएफसी बैंक क्या बोलेगा कि देख भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एसबीआई के साथ, और मैंने उनको क्या प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुम्हें रुपए दूंगा और तुम मुझे डॉलर दे, और यही डॉलर है ना हम ए को देने वाले थे, बट ए तो आया ही नहीं, तो अभी ये जो एचडीएफसी बैंक है, डोंट यू थिंक वो डॉलर को स्पॉट में बेच देगा, क्योंकि उसको खरीदना तो पड़ेगा ही ना एसबीआई से, ही हैज टू बाय द डॉलर्स फ्रॉम एसबीआई, उसको वहां पे एक पोजीशन उसका खड़ा है, तो वो एसबीआई से बाय तो करेगा ही, बट वो डॉलर के साथ करेगा क्या, उसको डॉलर है ना मार्केट में बेचना पड़ेगा, स्पॉट, स्पॉट उसको मार्केट में बेचना पड़ेगा, वो बोलेगा यार भाई मेरे को स्पॉट, अभी मैं क्या करूं, ए आया ही नहीं, वरना मैं यही डॉलर ए को दे देता, मैं तो ये पूरा गेम वो 24,000 रुपए के लिए खेल रहा था, बट वो आया ही नहीं यार, ए आया ही नहीं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैं ये एचडीएफसी बैंक क्या बोलेगा, मैं करूं क्या, भाई मैं यही पर्टिकुलर डॉलर है ना मैं बेच दूंगा, यहाँ पे मार्केट में मैं बेच दूंगा, तो अगर मार्केट में बेच दूंगा तो इन दिस पर्टिकुलर केस कहना इसे यहाँ पे उसको रुपए आएंगे, ओके, तो ही इज गोइंग टू सेल इट, सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल एचडीएफसी बैंक डू, सो एचडीएफसी बैंक विल सेल डॉलर्स इन स्पॉट, तो एचडीएफसी बैंक अभी ये ट्रांजैक्शन कस्टमर के साथ नहीं कर रहा है, वो इंटर बैंक कर रहा है, तो अभी इंटर बैंक करेगा ना तो वो बैंक टू बैंक कर रहा है, मतलब इसमें एक्सचेंज मार्जिन नहीं आए, तो ध्यान रखना कि स्वॉप लॉस में एचडीएफसी बैंक, मैंने आपको क्या बोला, आपके कौन से शूज में आपको आना है, आपको एचडीएफसी बैंक के शूज में, अभी कस्टमर इन्वॉल्व ही नहीं है, अभी आपने जो डॉलर खरीदा ना वो डॉलर अभी आपको मार्केट में बेचना है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड सम अदर बैंक, तो अभी स्वॉप लॉस कैलकुलेट करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर फर्स्ट द सेल रेट, हम लोग को सेल करना पड़ेगा स्पॉट में, तो सेल मतलब बिड रेट विल बी एप्लीकेबल, अभी ये सब चीज हम कर कभी रहे ऑन 10th ऑफ जून, तो मुझे 10 जून का स्पॉट चाहिए, तो आप अगर देख सकते हो कि 10 जून को है ना यहाँ पे दो रेट्स अवेलेबल है, 63.8 एंड 63.8200, अगर आप डॉलर बेच रहे हो तो डोंट यू थिंक बिड रेट विल अप्लाई, सो सेल मतलब बिड रेट विल अप्लाई, तो हम लोग सेल कितने में करेंगे, $1 इज इक्वल टू ₹63.8000, हम लोग इस रेट पे हम लोग सेल करेंगे, हम लोग ने बेचना है, हमें डॉलर बेचना है, हम डॉलर को सेल कर देंगे, तो 63.8000 में हम लोग इस डॉलर को बेच देंगे, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हमें फॉरवर्ड में खरीदना भी तो पड़ेगा ना, सो व्हाट वी विल डू इज ऑन 10th ऑफ जून वी विल बाय, मतलब आस्क रेट विल अप्लाई फॉर 1 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ फॉरवर्ड हमें आस्क रेट अप्लाई होगा, तो अभी आप बोले आस्क रेट मतलब, हाँ भाई साहब हम लोग 10 जून पे खड़े हैं, तो 10 जून अभी हम लोग स्वॉप लॉस 10 जून पे कैलकुलेट कर ले, अभी हमें ये नहीं देखना है
अभी हमें 10 जून पे देखना है, तो ये आपका स्पॉट था, तो ये आपका फॉरवर्ड है। और फॉरवर्ड में क्या बोला, आस्क रेट, तो आस्क रेट क्या है, 63.9500। $1 इज इक्वल टू रुपीज 63.9500। आस्क रेट विल अप्लाई, क्योंकि हमें डॉलर खरीदना है। क्योंकि डॉलर पता है क्यों खरीदना है, व्हाट इफ अगर ये 1 2 3 दिन के बीच में कस्टमर आ गया और कस्टमर ने बोला चलो मैं रेडी हूं, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, और वो आ सकता है 3 दिन के अंदर कभी भी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने आया 11 12 13, तो मेरे पास डॉलर भी तो होनी चाहिए ना उसको देने के लिए। क्योंकि मैं जो एसबीआई से डॉलर लेके आया वो तो मैंने स्पॉट में बेच दिया है, तो अभी एचडीएफसी बैंक के पास तो डॉलर है ही नहीं। तो अगर एचडीएफसी बैंक के पास डॉलर है ही नहीं, तो डोंट यू थिंक उसको डॉलर खरीदने पड़ेंगे। तो हम लोग अपने आप को हेज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसी डॉलर को बाय करते हैं इन द फॉरवर्ड मार्केट। तो मैंने बाय कर लिया, $1 इज इक्वल टू 63.95 में मैंने इसको बाय कर लिया। सो ये मेरा सेल है, ये मेरा बाय है, इसी को तो हम लोग स्वैप बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके कन्वीनियंस के लिए, दैट ऑन 10th of June बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड। तो मैं 10 जून के डेट की बात कर रहा हूं, हम लोग ने सेल किया स्पॉट पे और हमने बाय किया एट 1 month फॉरवर्ड। सुपर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे 63 पे मैंने क्या किया था, सेल किया था, बाय किया 63.95 में। तो 63.8 का मेरा सेल है, बाय कर रहा हूं 63.95 में, मतलब अल्टीमेटली मेरे को 0.15 का लॉस हो रहा है, क्योंकि सेल रेट कम है, बाय रेट ज्यादा है, तो लॉस हो रहा है। और वैसे कितने डॉलर है, डॉलर मेरे है 2 लाख। तो अगर 2 लाख है तो कितने रुपए का होगा, सो इंटू 2 लाख अगर मैं करता हूं तो ये आपको आ गया 30,000 रुपए। सो कहना से ये जो 30,000 रुपए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉप लॉस। और क्या ये कस्टमर से वसूल करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, ये तो 10 जून को ही डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट में। बोल देंगे बॉस खत्म, अभी तू 11 को आ, 12 को आ, 13 को आ, कुछ भी आ भाई, ये पहले 30,000 रुपए तेरे अकाउंट में से हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये चीज। अगर तुम चुपचाप आ जाते तो तुम्हें एसबीआई वाला जो डॉलर है वो तुमको दे देता ना, तुम आए नहीं तो मेरे को मार्केट में बेचना पड़ा, तो सेल रेट एप्लीकेबल है। और अभी तुम 1 2 दिन में कभी भी आ सकते हो, तो मैंने अपना आपको कवर करने के लिए बाय फॉरवर्ड कर लिया। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस होगा, और वो जो लॉस होगा 30,000 रुपया हम लोग उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सुपर। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। ओके, अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जरूर आप कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो दोस्तों, और शेयर जरूर करना। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये इसमें मेरे को बिल्कुल बताना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि उन लोग पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कैंसिलेशन करते हैं ना, उसके बाद वो मेरे को बोलते हैं कि सर हम लोग ने ये चीज हमारी इतनी कंफ्यूजिंग लग रही थी, बट अभी बिकॉज ऑफ द सिंपल प्रोसेस, एक आपने एक्सपोर्टर का कराया और इंपोर्टर का कराया, तो अभी ये क्लियर हो गया। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे जरूर 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 बताना, ठीक है। और करुणा, सिद्धि, माही, आप लोग ये अगर वीडियोस देख रहे हो, उदय, प्रिया, निकिता, ये सब प्लीज मुझे आपको फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में जो आपका ऑटोमेटिक कैंसिलेशन उसके बारे में जरूर 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 आप मुझे इसके बारे में बताना, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ, फोर्थ क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। हाँ भाई साहब, अभी अभी आउटले ऑफ फंड्स तो पहले ढूंढो, एक बार आउटले ऑफ फंड्स ढूंढोगे तब भी तो उसका इंटरेस्ट पता चलेगा क्या है। तो देखो यार, एचडीएफसी बैंक की भी तो बात बराबर है। एचडीएफसी बैंक क्या बोलता है कि देखो 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 बॉस, देखो बॉस, हम लोगों ने ये सेल किया, ओके, ये सेल किया स्पॉट, बराबर है, तो 63.8000, ओके, ये हमें इनफ्लो हुआ, बराबर। तो सेल $1 इज इक्वल टू रुपीज 63 पॉइंट क्या है भाई, 8000, बराबर। तो ये हमारा रुपी इनफ्लो हुआ, ओके। आउटले ऑफ फंड्स ये एचडीएफसी बैंक के परस्पेक्टिव ही आपको सोचना है। एंड एट द सेम टाइम हमने बाय भी तो करना पड़ा। हमने बाय कितने पे किया, हमारा कवर रेट, हमने एसबीआई के साथ जो ट्रांजैक्शन किया था वहां से डॉलर बाय किया, और वो बाय डॉलर करके हम बेच भी तो रहे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस हमने बाय किया था, तो हमारा कवर रेट क्या है, हमारा कवर रेट है, कवर रेट है, कवर रेट है। अगर आप लोग चेक करो तो हमारा कवर रेट क्या है, 64.2800। तो ये हमारे पॉकेट से गया भी ना, दिस इज माई रुपया आउटफ्लो,
बोलता हाँ गया गया सर, बिल्कुल सही बोल रहा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये 64.28 ये मुझे रुपए देने पड़े क्योंकि एसबीआई से मैंने डॉलर खरीदा है और वही डॉलर मैंने स्पॉट में बेचा है। तो डॉलर खरीदा ना तो उसका पैसा गया ना, और डॉलर बेचा उसका पैसा आया। तो मैं देखता हूं कि भाई इनफ्लो आउटफ्लो में से क्या है। तो यहाँ पे ऑन 10th ऑफ जून कुछ ना कुछ आउटफ्लो जरूर हो रहा है $1 पे, क्योंकि मेरा बाइंग रेट ज्यादा है। तो 64.2800 माइनस 63.8000, तो आपको पता चलेगा 0.48। ये यार इतना इतना मेरे जेब से ज्यादा जा रहा है। तो डॉलर 2 लाख के सामने हाउ मच? सो इन दिस पर्टिकुलर केस 0.48 इंटू 2 लाख अगर मैं करता हूं तो ₹96,000 आ जाए। तो क्या है ये ₹96,000? ये मेरा आउटले, ये मेरा आउटफ्लो ऑफ फंड्स है। ये मेरा आउटले, मेरे पॉकेट से 96,000 जा रहा है। बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पॉकेट से 96,000 रुपीज जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 96,000 रुपीज पे हम देख लेते हैं ना आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है। तो ये तो बंदा तीन तीन दिन तक आया नहीं, वो आया नहीं ना, 11 को भी नहीं है, 12 को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है। तो 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, बिकॉज 13 को तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन 96,000 इंटू कितना परसेंटेज रेट है? आई थिंक 12% रेट है, 12 बराबर है। तो 12% इंटू क्या करेंगे भाई, 3 डिवाइड बाई 365। सो 96,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइड दैट बाई 365। 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, तो करीबन कुछ 95 रुपीज का आपका इंटरेस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 95 का आपका इंटरेस्ट है। तो इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और फिर फिफ्थ पार्ट देखो क्या है। फिफ्थ पार्ट आपका ये है कि भाई व्हाट इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। हाँ, अब ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होता है? तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट मतलब क्या? कैन आई पुट इट लाइक दिस, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट का मतलब होता है कि भाई साहब, आप लोगों का बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि भाई न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट में आपको ये देखना है कि एक्सटेंशन हो रहा है। मतलब एक्सटेंशन तो क्या ही बोले, अभी 13 जून तो कंप्लीट हो गया, अभी 14 जून पे ही आ रहा है। तो 14 जून को आ रहा है, तो नया रेट उसके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा? तो अभी हमें वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों नया रेट एप्लीकेबल करने के लिए पहले आप ये देखो, क्या 14 जून को कोई रेट आपको दिया है क्या? नहीं दिया। 14 जून का आपका एक भी रेट अवेलेबल नहीं। 14 जून का रेट अवेलेबल होना चाहिए, बट अवेलेबल है ही नहीं 14 जून का रेट। अगर रेट दिया होता ना 14 जून का तो मजा आ जाता, बट 14 जून का रेट अवेलेबल ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हो 13 जून तक सब डेटा अवेलेबल है, बट 14 जून का रेट ही अवेलेबल नहीं है जब वो आ रहा है। तो मैं अभी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, 13 जून का ही रेट लेना पड़ेगा। सो 13 जून में क्या मेरे पास स्पॉट रेट अवेलेबल है? जी हाँ, अवेलेबल है। बट स्पॉट रेट काम का नहीं है, वो कभी आ रहा है भाई, उसको एक्सटेंशन चाहिए 10 अगस्त तक। तो मुझे जून का एक्सपायरी देखना ही नहीं, जुलाई का देखना ही नहीं, अगस्त का देखना ही, यस सितंबर का देखना ही नहीं। तो ये रेट्स मेरे लिए एप्लीकेबल है। सो नाउ व्हाट इज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट? आप सोच रहे हो भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या? आ सकता है एमसीक्यूज में, उन लोग एक केस स्टडी बना सकते हो और ये 5 एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज इस पर डाल सकते हैं। करते रहो, करते रहो, फिर 6 एमसीक्यूज इसके बेसिस पे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पे, पूरा आपको थियरी बताया, एक्सप्लेनेशन किया, फिर एग्जाम्पल बताया, और इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, और इतना टाइम इसमें जरूरी भी है, आपको देना पड़ेगा ये टाइम। ओके, तो अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट देखिए क्या होगा। तो अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट में ना, अभी आप ऐसा समझिए कि भाई साहब आपका अगस्त एक्सपायरी, तो ठीक है भाई, अगस्त एक्सपायरी वैसे आपको 14 जून का देना चाहिए, बट ठीक है 13 जून में अगस्त एक्सपायरी में क्या रेट चल रहा है? तो $1 इज इक्वल टू रुपीज 64.1800, 64.1800 एंड रुपीज 64.2500। ये आपका बिड है, ये आपका आस्क है। थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, हम लोग यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई करेंगे? विच रेट विल बी अप्लाई? बिड रेट विल बी अप्लाई या आस्क रेट विल बी अप्लाई? हम लोग कौन सा रेट अप्लाई करेंगे, बिड या आस्क? क्या लगता है आपको, हम लोग कौन सा रेट अप्लाई करेंगे अगर अगस्त एक्सपायरी है? तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अप्लाई करने वाले हैं हमारा आस्क रेट। बोलते हैं क्यों 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 हम लोग क्यों आस्क रेट अप्लाई करेंगे? बिकॉज ये एक इंपोर्टर है, तो इंपोर्टर है तो इंपोर्टर तो बाय करेगा, तो हमारे लिए आस्क रेट अप्लाई करेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अभी अभी जो कस्टमर आया वो तो बोलेगा हमको कौन सा रेट अप्लाई करोगे? तो हम लोग बोलेंगे कि एचडीएफसी बैंक तो बोलेगा कि देखो भाई $1
इज इक्वल टू रुपीज 64.25 है, बट भूलना मत इसमें एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो जाएगा। क्यों एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो जाएगा? बिकॉज ये अभी बैंक और कस्टमर के बीच में, तो जब भी बैंक और कस्टमर के बीच में होता है तभी मर्चेंट रेट अप्लाई होता है, तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। सो एक्सचेंज मार्जिन इज एट द रेट ऑफ व्हाट परसेंट? सो इट इज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 0.1%। तो 0.1%। इन दिस पर्टिकुलर केस आपका $1 कितना हो जाएगा? तो 64.2500 प्लस 0.1%, तो ये आपको आ जाएगा 64.3143। बट इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा ना, वो लोग बोले राउंड ऑफ का कुछ मगजमारी करना है, 0.0025 ऐसा कुछ तो बोला है, तो उस पर हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसका कितना आ जाएगा? 64.3150। ये आपका नया कॉन्ट्रैक्ट रेट है। इधर अगर आप लोग देखोगे तो आपको आएगा 64.3150। ठीक है, और अभी आपका लास्ट पार्ट, बस दोस्तों आ गई मंजिल। हमारा लास्ट पार्ट क्या है कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर टोटल कॉस्ट। अभी टोटल कॉस्ट कैसे ढूंढने? सो टोटल कॉस्ट ढूंढने के लिए आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। व्हाट आर द 3 थिंग्स? नंबर 1 कि हाउ मच इज द अमाउंट पेएबल बाय कस्टमर टू कौन? कस्टमर टू बैंक। तो पहला अमाउंट पेबल कितना था? तो आप देख सकते हो 156,500 था, बराबर है? एक तो ये अमाउंट आ गया रुपीज 1,56,500। फिर स्वॉप लॉस वो भी तो भरना पड़ेगा, तो स्वॉप लॉस कितना है भाई? 30,000। और तीसरा क्या है? इंटरेस्ट, और वो कितना? 95 रुपीज। तो अब ये तीन चीज को ऐड कर लो, 1,56,500 प्लस 30,000 प्लस 95, ये आपको आएगा 1,86,595। हम लोग बोलेंगे चल भाई इतना पैसा दे दे, 186,596। चेक करो, 186,596,595। ओके, दैट्स इट। सो दोस्तों इसी से आई होप आपका पोजीशन यहां से लेकर एटलीस्ट यहां तक आप पहुंचे। सो आपका जो भी लर्निंग कर्व में आपने जो भी इस कंसेप्ट से सीखा, आप जरूर इसमें आपके पॉइंट्स अपने ओन वर्ड्स में नोट करना। और दोस्तों यहाँ पे अब मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि आपका फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा A to Z कंप्लीट हो गया विथ ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। और पुराने वीडियोस में हम लोग ने सब चीज कंप्लीट किया। ओके, सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी थॉरोली। ओके।